हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे और पूरी पढ़ाई में अपनी मेहनत कर रहे होगे क्योंकि 2023 में हमको कैसे भी एग्जाम निकालना है। समझिए आप लोगों को पूरी मेहनत करनी है कि कैसे भी 2023 में आपको एग्जाम निकालना है। और कैसे भी का क्या मतलब है यहाँ पे, कैसे भी का मतलब है यहाँ पे मेहनत। जो मेहनत आप करोगे, जो आप पूरा परिश्रम करोगे, जो आप पूरी मेहनत से पढ़ोगे, वही वही है यहाँ पे कैसे भी। तो इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेहनत करो, जैसे भी मेहनत कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो और ये एग्जाम आपको निकालना है क्योंकि 2023 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये जो हमारी वीडियो है, ये है हमारी वीडियो करंट अपडेट्स की वीडियो, इवनिंग की, शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो 14 फरवरी 2023 की। ये जो हमारी करंट अपडेट्स की वीडियो है ना ये दिन में दो बार आती है, एक सुबह को 8 बजे, एक शाम को 8 बजे। तो सुबह की 8 बजे वाली ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो आप लोगों ने देख ली होगी आशा करता हूँ। ये दूसरी है आपकी शाम की 8 बजे वाली। ये दो हिस्सों में हमने इसलिए बांटी हुई है ताकि एक दिन की जो न्यूज है ना हम आपको अच्छे से दे सके। जैसे अब जो ये वाली वीडियो है, इसमें सुबह की जो 8 बजे से वाली जो वीडियो थी, उससे लेकर अब तक की जो भी अपडेट्स आई होंगी वो सारी हमने इसमें डाली है। और जो अब से लेकर सुबह तक के 8 बजे की जो भी अपडेट्स होंगी वो उसमें डाली जाएंगी। और हो सकता है कोई पीछे की भी रह गई हो, है ना। जैसे अभी सुबह की कोई रह गई है तो वो भी इसमें डाल दी जाएगी, जो मेरी नजर के आसपास अभी ना आई हो, मैं नहीं देख पाया हूँ, तो वो भी इसमें डाल दी जाएगी। ये इसलिए हमने दो हिस्सों में बांटा है ताकि एक साथ आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आ जाए, बहुत ज्यादा न्यूज आपके लिए ना हो जाए। क्योंकि फिर एक साथ बहुत सारी न्यूज आती है ना, तो हम देख तो लेते हैं लेकिन हमारे ध्यान में नहीं रहती है। तो इस वजह से थोड़े थोड़े आपको बताई जाएंगी न्यूज, ताकि आपको थोड़ी जब समझ में आ जाए फिर आगे की समझे, फिर उसके आगे की समझे। समझ गए आप। इस वजह से हमने इनको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारी वीडियो है करंट अपडेट्स की इवनिंग 14 फरवरी की। 14 फरवरी है तो 14 फरवरी की इवनिंग की वीडियो और मॉर्निंग की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस एट कटक। तो एक कटक जगह है। कटक कहाँ पे है? ये कटक की उड़ीसा में जगह पड़ती है ना। उड़ीसा एक हमारा राज्य है, तो उड़ीसा में जगह पड़ती है कौन सी? कटक। तो जो कटक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट का मतलब उद्घाटन करना। किस चीज का? सेकेंड, दूसरा इंडियन राइस कांग्रेस, इंडियन राइस कांग्रेस का राइस मतलब चावल, आप सबको पता है। तो यहाँ पे चावलों के लिए पूरी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। अब इसमें क्या हुआ है देखिए, इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जैसे हमारे देश की कौन है, ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ये यहाँ पे हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो उन्होंने फिर अपनी स्पीच भी दी होगी। इनॉग्रेट करने के बाद, इनॉग्रेट मतलब उद्घाटन करने के बाद, उद्घाटन करने के बाद जो है स्पीच भी देते हैं अपनी। जो भी लीडर इनॉग्रेट करता है, प्रधानमंत्री जी करें या कोई और लीडर करे, कोई और मिनिस्टर करे, सब जो है अपनी स्पीच देते हैं। तो इन्होंने उसके बाद फिर स्पीच दी, और जब इन्होंने स्पीच दी तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो स्पीच में जैसे इन्होंने मेंशन किया कि देखिए, एक समय था जब हमारी आजादी हुई थी, जब आजाद हुए थे हम लोग, है ना, 1947 में जब हम लोग आजाद हुए थे, तो हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था, है ना। हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था खाने का, गेहूं, चावल, दाल वगैरह। और जो हमारे लोगों की एजुकेशन अच्छी नहीं थी, और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, डिस्कस करी कि हमारी बहुत हालत, स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज हमारी करके गए थे। लेकिन उसके बाद हमने धीरे धीरे संभलना शुरू करा, और वो समय था और आज का समय था, वो समय था और आज का समय है कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े चावल के एक्सपोर्टर हैं। दुनिया के सबसे बड़े चावल के एक्सपोर्टर है, और कंज्यूमर भी हम, ये सबसे बड़े हमारे जो चावल है उसके। अब कंज्यूमर क्या होता है, एक्सपोर्टर क्या होता है? कंज्यूमर मतलब होता है जो खाता है, मतलब जो लेता है। चावल खाने की चीज है, जो खाएगा वो कंज्यूमर होगा। ठीक है, जैसे मैं चावल खा रहा हूं तो मैं कंज्यूमर हूं। और एक्सपोर्टर कौन होता है? जो कहीं किसी और को दे, जो किसी और को दे। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्सपोर्टर का मतलब है कि हम इंडिया जो है और जो देशों है उनको भी देता है, उनको भी बेचता है चावल। इतने चावल हमारे पास है कि हम पूरा कंज्यूम कर ले, हमारी जो पूरी जनसंख्या है उन सबको मिल जाए, उसके बाद भी हम लोग बाहर इसको बेच पाते हैं। इतना चावल आज के समय पे हम लोग उगा रहे हैं, इतना सारा चावल हमारा जो है उगाया जा रहा है आज के समय पे। तो इसके लिए जो प्रेसिडेंट थी हमारी, इन्होंने दो लोगों को थैंक यू किया। पहले जो हमारे देश के फार्मर है, मतलब जो हमारे देश के किसान है उनको, और दूसरे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो चावल के लिए काम कर रहे हैं, जो चावल के लिए नए नए खाद बना रहे हैं, नई नई वेराइटी का बीज बना रहे हैं ना। तो वो जो इंस्टीट्यूशन है, जिनके जो वो जो इंस्टीट्यूशन है, इन सब के लिए क्या किया द्रौपदी मुर्मू जी ने, मतलब हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने धन्यवाद किया। दो कौन? देखिए, किसान तो है ही है ना।
किसान तो है ही, किसान सारी मेहनत करते हैं, उगाते हैं, सारा काम किसानों का होता है। लेकिन किसानों की मदद कौन करता है? किसानों की मदद ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जो है नए नए बीज बनाते हैं जिसकी वजह से पैदावार और ज्यादा बढ़ती है, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं ना, जो कीटाणुनाशक होते हैं वो सब बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, तो ये अलग अलग टेक्निक्स बनाते हैं। ये कौन बनाता है? ये सब जो है इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं अलग अलग। इसमें एक इंस्टीट्यूशन की बात भी होने वाली है, ये जो आपका सेकंड राइस कांग्रेस है, इसमें एक इंस्टीट्यूशन की बात होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से मिट गया मेरा हाथ लग गया, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको मतलब मैं अभी आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगा जिस इंस्टीट्यूशन की इसमें बात हो रही है। तो इन दो जो एंटिटीज हैं, एक तो फार्मर मतलब किसान, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके इनका जो है धन्यवाद किया है किसने? हमारे देश की राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, कि इन्हीं लोगों की वजह से हो पाया है, इन्हीं लोगों की वजह से हो पाया है कि आज जो है हमारा देश जो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, खाया भी हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल जाता है, और एक्सपोर्ट भी हमारा देश सबसे ज्यादा करता है, और देशों की मदद जो करता है और देशों को जो बेचता है वो भी हमारा देश सबसे ज्यादा करता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला? उसके बाद उन्होंने चावल के बारे में 2-3 बातें बताई, जैसे कि देखिए चावल एक ऐसी फसल है, आप सबको पता होगा, जिसमें चावल उगते हुए देखा होगा, सबको पता होगा चावल के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। जो उसका खेत होता है वो हमेशा गीला रहना चाहिए, पानी भरा हुआ होना चाहिए। इवन जब ये लगाया जाता है, जब इसका पौधा जो होता है, जिसका पौधा लगाया जाता है, पौध बोलते हैं इसको, जिसका पौधा होता है, पहले एक अलग फील्ड में छोटे से एरिया में इसको लगाया जाता है, फिर वहां से निकाल के पूरे खेत में लगाया जाता है। तो उस पूरे खेत में पानी जरूर होना चाहिए, है ना, पानी भरा हुआ होता है, उसके बाद लगाया जाता है। तो पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है जब चावल लगाया जाता है ना, जो चावल का पौधा होता है, जिसको हिंदी में धान कहते हैं और इंग्लिश में पैडी कहते हैं। जो चावल की खेती उसको खेती होती है उसको पैडी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? धान। हिंदी में धान कहते हैं। ओके, हिंदी में धान कहते हैं। तो ये जो चावल की खेती होती है इसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमारे जो देश की प्रेसिडेंट है, जो आपकी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखिए इतनी सारी जरूरत पड़ती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आजकल ऐसे ऐसे बीज बनाने लगे हैं कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। पहले जिन जगहों पर नहीं हो पाता था चावल पानी की कमी की वजह से, अब उन जगहों पर भी हो पा रहा है। तो इसी वजह से ये जो इंस्टीट्यूशन है इनकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, उनका एक मोटिव है, मतलब वो एक चीज चाहते हैं, उनका एक गोल है। क्या है वो गोल? उनका गोल ये है कि हमारे देश का कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है ना, माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? कुपोषण का शिकार, है ना। कुपोषण मतलब कि किसी में भी किसी पोषण की कमी ना हो। मान लीजिए खाना तो आप खा रहे हो, है ना, 2 वक्त का खाना तो आप खा रहे हो, 2 वक्त का 3 वक्त का जो भी खा रहे हो, लेकिन वो खाना नहीं खा रहे जो हमारी बॉडी को पोषण तत्व दे, है ना। न्यूट्रिशन मतलब पोषण तत्व जो होते हैं, उन्हीं से तो हमारी बॉडी, शरीर जो है हमारा वो होता है, स्ट्रांग होता है। तो ऐसा खाना लोगों को मिले जो पोषण से युक्त हो, है ना, जिसमें पोषण हो, ऐसा खाना लोगों को मिले। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उनकी क्या है? उनका एक गोल है, उनका एक विजन है। तो ये जो विजन है किसके द्वारा पूरा किया जा रहा है? ये जो किसानों के द्वारा, है ना, चावल उगा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें वो लोग उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, दाल उगा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सब कुछ उगा रहे हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनमें टाइम पे अपग्रेडेशन कर रहे हैं, इन पे टाइम पे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने क्या बात करी? इन्होंने बात करी किस चीज की बात करी? इन्होंने बात करी एक इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? NRRI। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है, NRRI। NRRI का मतलब क्या है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है इसका नाम? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसने टाइम पे बहुत सारे ऐसे बीज, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर बनाए जो जो चावल की खेती है इसके लिए बहुत जरूरी है ना। फिर उनका जिक्र भी किया इन्होंने, कौन कौन से, जैसे किस किस का जिक्र किया इन्होंने? जैसे इन्होंने जिक्र किया CR 310 का इन्होंने जिक्र किया, 311 का इन्होंने जिक्र किया, है ना। और इन्होंने किसका जिक्र किया? 315 का जिक्र किया। ये बीजों के नाम है ना, ये बीजों के नाम है। अब किस हिसाब से दिए जाते हैं इतना तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये कुछ बीजों के नाम है जिनका इन्होंने जिक्र किया। किसने जिक्र किया? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो किसके द्वारा बनाए गए हैं? NRRI, मतलब NRRI। और इसका मतलब क्या है? NRRI का मतलब नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा बनाए गए हैं। ये जो बीज हैं आपके, ये जो बीज हैं, ये अलग अलग जो हैं, इनकी ये क्या करते हैं? इनमें जो चावल होते हैं उनमें और ज्यादा पोषण लेके आते हैं, और ज्यादा प्रोटीन, अगर थोड़ी बहुत कमी भी होती है तो उसमें प्रोटीन जो है और ज्यादा है, मतलब एक न्यूट्रिशन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं जिसकी कमी है, और उसको उसमें डाल के बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग जो आपके साइंटिफिक तरीके होते हैं, मशीनरीज द्वारा हेल्प लेके इनको बनाया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और फिर उनको किसान जो है उगाते हैं और उनसे फायदा लेते हैं किसान भी। क्योंकि जब
ऐसे ये जो होते हैं आपके बीज जो है, जैसे इनमें पोषण तो इनमें बहुत सारे डाल दिए गए, उसी के द्वारा उसी के बाद इनका जो पैदावार होती है ना, वो भी बहुत अच्छे से हो पाती है ना। वो जो पैदावार होती है वो भी बहुत अच्छे से हो पाती है, उससे किसानों को भी मदद मिलती है। और हमारे यहाँ जो है राइस जो है, चावल जो है, ये भी ज्यादा ज्यादा उगता है, तभी तो हम इतना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इतना कंज्यूम करने के बाद भी हमारी जनसंख्या इतनी है। और ये समझ लीजिए एक चीज और बोलिए, हमारी जो प्रेसिडेंट है कि देखिए चावल एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में हर एक आदमी खाता ही होगा। चलिए मान लीजिए एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, लेकिन हफ्ते में एक बार तो जरूर खाता होगा। तो चावल जो है इतना कंज्यूम होता है हमारे यहाँ पे, इतना कंज्यूम होता है कि देखिए ये तो नॉर्मल आदमी की बात हो गई, लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं ना, जिनकी लो इनकम होती है, उनके लिए भी इन्होंने बोला, उनके पास भी अगर कुछ भी नहीं है ना, वो लोग चावल से काम चला लेते हैं, क्योंकि चावल इतना महंगा भी नहीं होता, सस्ता भी रहता है, और उसे पेट भी अच्छे से भर सकता है, न्यूट्रिशन युक्त भी होता है। ये बोला किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इसलिए चावल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है चावल की। तो इसी वजह से जो है चावल के लिए पूरा जो कांग्रेस खोली जा रही है, जो पूरी मीटिंग हो रही है, ये जो पूरा मीटिंग हो रही है, सेकंड मीटिंग ये कराई जा रही है। ओके, आशा करता हूं आपको सारे को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर इन दिल्ली। ओके, हाँ, ये मैंने एक चीज बताई, कटक में लिया जा रहा है। कटक कहाँ पे? कटक में जो है मीटिंग हो रही है, कहाँ पे? उड़ीसा में। ओके, बता दिया था वैसे मैंने। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर इन इंडिया। इन इंडिया भी यहाँ पे दो बार इंडिया लिखा है क्या मैंने? एक मिनट रुक जाइए। हाँ, दो बार इंडिया कर दिया है। चलिए वहीं तक छोड़ देते हैं वैसे। यहाँ तक सही है, ये हुआ सही बात। देखिए क्या हुआ? इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर। तो इंडिया जो है अपना पहला क्या, कौन सा सेंटर लेने जा रहा है? नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर। तो मेट्रो जो नेशनल रेल है, मतलब जो नेशनल मेट्रो रेल जो हमारी मेट्रो है ना, ये बेसिकली दिल्ली में खुलने जा रहा है। तो यहाँ पे दिल्ली लिख सकते हो आप, इन दिल्ली, इन दिल्ली या दिल्ली जो आप बोलते हो, इन दिल्ली या फिर दिल्ली जो भी आप बोलते हो, वहां पे खुलने जा रहा है। दिल्ली पे कहां पे? दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है, क्या नाम है उसका? विश्वविद्यालय करके नाम है ना, एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है विश्वविद्यालय। वहां पे खुलने वाला है, ये जो आपका है नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर जो है वहां पे खुलने वाला है। अब इसकी जरूरत क्या है ना? इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, क्या जरूरत है? हाँ, एक चीज और, ये जो है पीपीपी मॉडल के अंतर्गत खुलने वाला है। पीपीपी मॉडल। अभी पीपीपी मॉडल क्या है ये भी जानना होगा आपको। पीपीपी मॉडल के अंदर खुलने वाला है ये। पहले मैं आपको पीपीपी मॉडल बताता हूँ क्या है, उसके बाद फिर आपको क्यों खुल रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी, इसको क्यों खोला जा रहा है, किस किस चीज के लिए अच्छा होगा, ये सब आपको बताऊंगा। तो पीपीपी मॉडल क्या है? देखिए फुल फॉर्म सुनिए पीपीपी की। पब्लिक, ये वाला पी फॉर पब्लिक, ये वाला फॉर प्राइवेट, और ये पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा मुझे एक मॉडल है, उसके द्वारा ये बनाया जाएगा। अब पब्लिक किसको बोलते हैं? मैंने आपको कई बार बताया पहले। पब्लिक जहां पे लिखा हो रहा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सरकार की बात हो रही है। प्राइवेट, जो प्राइवेट अपनी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्राइवेट जो लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। और पार्टनरशिप, ये दोनों आपस में मिलकर पार्टनरशिप करेंगे। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, दोनों पब्लिक भी प्लस प्राइवेट, दोनों जो है आपस में मिलके और यहाँ पे पार्टनरशिप करेंगे। और ये दोनों पार्टनरशिप करके यहाँ पे मतलब जितना इतना पैसा अमाउंट अपना डिसाइड कर लेंगे कि हम इतना परसेंट लगाएंगे, हम इतना परसेंट, और उसके बाद इसको खोला जाएगा। देखिए ऐसे में क्या होता है, ये मॉडल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए जब पब्लिक और प्राइवेट जो है दोनों मिल जाते हैं ना एक साथ में, तो देखिए एक तो एक के ऊपर भार नहीं आता, ना तो खाली प्राइवेट के ऊपर आता, ना खाली सॉरी, ना तो खाली पब्लिक के ऊपर आता, ना ही खाली प्राइवेट के ऊपर आता। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो मतलब ना तो खाली गवर्नमेंट के ऊपर आता, ना किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता। इससे क्या है, ये जो पूरा वो बनता है ना, फिर ये भी जैसे यहाँ पे नॉलेज सेंटर बनाया जा रहा है, ये एकदम वर्ल्ड क्लास बनता है। इसमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ना, क्योंकि किसी एक के ऊपर जोर नहीं आता, तो दोनों मिलकर इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। और बहुत सारी चीजें इसमें जो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए वो प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, पीपीपी मॉडल क्या है, आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसको क्यों खोला जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए इसको खोल रहा है ताकि क्या है, जो नेटवर्क, जो आपके नेटवर्क बोल रहा हूँ, जो आपके मेट्रो, ये जो मेट्रो के कर्मचारी हैं या बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह या कोई भी कर्मचारी हैं, इनको यहाँ पे नॉलेज प्राप्त हो सके किसके बारे में, मेट्रो के बारे में, इसके ऊपर कैसे काम करना है, कैसे कैसे इसको आगे चलाना है। क्योंकि देखिए जो हमने मेट्रो पहले दिल्ली वाली बनाई थी, ये जापान ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद हमने बनाई, लेकिन अब हमने सीख लिया है, लेकिन अभी हम इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है ना, और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है, लोगों को समझ में आए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे होता है, कैसे मेट्रो चलती है, क्या चीज है, क्या नहीं है, ये सब कुछ समझने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को खोला जा रहा है, ताकि लोगों को मेट्रो के बारे में टोटल नॉलेज, एकदम टोटल नॉलेज जो है मिल सके इस सेंटर से लोगों को, मेट्रो रेल के बारे में।
ठीक है, इससे क्या होगा, लेकिन मान लीजिए जब लोगों को पता चलेगा, लोग उसके बारे में सीखेंगे, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, है ना, और ज्यादा इसकी जो एफिशिएंसी है बढ़ाई जाएगी। जैसे अब लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो हम इलेक्ट्रिक मेट्रो मेट्रो जो है तो इलेक्ट्रिक फ्यूल से चलती है ना, बिजली से चलती है। अभी हम हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ भी चल रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल जो है अभी तो मेट्रो चल रही है, वैसे भी एक इलेक्ट्रिक उससे चल रही है तो हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अभी हम हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और मेट्रो उससे भी चला करेंगी। तो ये सब जो है इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए लोगों को, तभी तो आगे जाके प्रोग्रेस होगी, जब भी तो सब कुछ होगा। तो इस वजह से इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि लोगों को जो है इसकी नॉलेज हो, लोग इसके बारे में समझ सके, इसके बारे में जान सके। और इससे क्या होगा, मेट्रो को आगे चल के फायदा होगा। जो मेट्रो है वो और ज्यादा हमारे यहाँ स्टेशन बनेंगे, और ज्यादा मेट्रोज आएंगी, वो सब चलेंगी, तो ये तो सारी ये भी नॉलेज जो भी लोगों को मिलेगी, ये सब किसके लिए होगी, मेट्रो के लिए यूज होगी, है ना। और एक वो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये है कि देखिए जब ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल जाएंगे, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल जाएंगे, पूरा वर्ल्ड क्लास ये सेंटर बन जाएगा, नॉलेज सेंटर, और लोग यहाँ से नॉलेज लेंगे, फिर उसकी नॉलेज को चाहे वो पब्लिक, ये जो है ये तो मिलेंगे ही, गवर्नमेंट तो होगी पब्लिक, और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो, और जिन लोगों ने सीखी है, ये सब मिलकर अपना पूरी जो नॉलेज होगी उस सबके साथ जो हमारा ये जो मेट्रो सिस्टम है इसको इंटीग्रेटेड करके बहुत अच्छा मेट्रो सिस्टम बना सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ओके, फॉर फ्यूचर। इस वजह से ये जो इंस्टीट्यूशन है ये खोला जा रहा है, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पेटीएम releases a QR code with G20 theme to commemorate India's presidency। ठीक है, तो पेटीएम आप सब जानते होंगे ना, पेटीएम जैसे फोन पे होता है, गूगल पे होता है, तो उससे पहले सबसे पहले आपने पेटीएम यूज करना शुरू किया होगा, जो भी गूगल पे फोन पे करते हैं। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों ने गूगल पे या फोन पे भी शुरू किया हो, लेकिन पहले जो है पेटीएम होता था, है ना, पेटीएम यूज किया जाता था। तो वो भी क्या होता है, पेटीएम भी जो है आपका ये पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, ओके, पैसे जो ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है वो पेटीएम उसके लिए यूज होता है, पैसे ट्रांसफर करने के लिए होता है, जैसे आपका गूगल पे या फोन पे यूज होता है। अब क्यूआर कोड क्या होता है, क्यूआर कोड ही पता होना चाहिए। देखिए क्यूआर कोड मैं आपको बताता हूँ, जब आप जो है स्कैनिंग नहीं करते हो, जब आपने मान लिया कोई पेमेंट करनी है, तो इतना वो रखा रहता है, ऐसा फ्लैप सा रखा रहता है उसके ऊपर, उसको ऐसे पकड़ के और उसकी जो है वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसकी स्कैनिंग करते हैं, और स्कैनिंग करने के बाद जो है वो जो भी जिसका वो होता है क्यूआर कोड, उसका वो नंबर या जो भी है अकाउंट आपके पास आ जाता है, फिर उसमें आप पेमेंट जो करनी है वो डाल के पेमेंट कर देते हो। वो जो होता है वो पूरा सिस्टम सा जो होता है ना, वो ऐसे करके बना रहता है कुछ कुछ, जैसे ये है, इसमें ऐसे करके इसमें बहुत सारे वो बने रहते हैं, होता है ना ऐसा, ऐसे करके बना रहता है, फिर हम इसको स्कैन करते हैं और जो आ जाता है वो जो भी होता है, जिसका भी होता है उसके बारे में पेमेंट करते हैं। तो ये जो क्यूआर कोड है, ये एक नया क्यूआर कोड निकाला गया है, लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है, पेटीएम के द्वारा। किस लिए, जो G20 मीटिंग हमारे यहाँ होने वाली है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी को सेलिब्रेट करने के लिए, प्रेसिडेंसी मतलब क्योंकि इस बार G20 मीटिंग हो कहाँ रही है, इस बार G20 मीटिंग हो रही है भारत में। मैंने आपको बहुत बार बताया है ये बात, आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। ये जो 2023 की G20 की मीटिंग है ना, 2023 की जो G20 की मीटिंग है, ये हो रही है इंडिया के अंदर। तो आप ये समझ लो, आपको G20 से रिलेटेड एक एक चीज पता होना चाहिए, एक एक चीज। मैंने इतनी सारी मीटिंग आपको G20 से रिलेटेड पढ़ा दी है, एक एक चीज, मान लीजिए मैं कोई चीज नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो आप भी पूरी पूरी नजर रखिए कि G20 के ऊपर कुछ रह ना जाए। जैसे मैंने कुछ छूट गया मेरे उससे, तो मुझे कमेंट करके बताइए सर ये छूट गया G20 से रिलेटेड, ताकि मैं और बच्चों को बता पाऊं जिनको नहीं पता होगा, है ना, ताकि जिन्होंने रिसर्च ना करी हो है, जो किसी वजह से नहीं देख पाए हो, उनको मैं बता पाऊं और मुझे भी उसकी नॉलेज मिले, समझेगा। तो G20 के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना G20 के बारे में। देखिए G20 है क्या 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 होता है G20 में, इसके बारे में मैंने पूरा एक बार समझा रखा है, करंट अपडेट्स की वीडियो में समझा रखा है, और मेरा एक लेक्चर है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर पहला ही जो लेक्चर है ये मैंने G20 के ऊपर बनाया था, है ना। तो आप जाके वहां से G20 के बारे में A to Z सब कुछ समझ सकते हैं, सारा मैंने जीरो से लेकर एंड तक G20 के बारे में सब कुछ समझाया है। बाकी उसमें मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको, जो 2022 की मीटिंग हुई थी, 2022 की G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी, 2022 की G20 की मीटिंग हुई थी आपकी जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता जो है इंडोनेशिया के एक आइलैंड है ना, तो वहीं पे हुई थी इसकी मीटिंग, ओके। और इस बार कहाँ होने वाली है, इस बार होने वाली है इंडिया में, ओके, 2023 की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो पिछली मीटिंग हुई उसके बारे में भी, मतलब मेन चीजें तो उसके बारे में पता ही होना चाहिए, सब मीटिंग नहीं जाननी है आपको, क्योंकि देखिए G20 की मीटिंग क्या मैंने आपको बताया कि पूरी साल मीटिंग होती है G20 की, ओके। तो पूरी साल की मीटिंग आपको नहीं जाननी है,
मतलब जो आपकी 2022 वाली है, जो इंडिया में 2023 में हो रही है, इसकी आपको एक एक चीज की पता होना चाहिए, एक एक मीटिंग की वो पता होना चाहिए। लेकिन जो 2022 वाली थी जो इंडोनेशिया में हुई थी, उसकी एक एक मीटिंग की जरूरत नहीं है आपको। बस जो मेन जो आपकी लीडर्स मीटिंग हुई थी जाके नवंबर में हुई थी वो, उसके बारे में देख लो, और उसकी जो बाद में जो उसकी वो निकली थी आपकी प्रेस रिलीज निकली थी, उसको एक बार पढ़ लो बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन 2023 जो भारत में होने वाली है, इसके बारे में आपको एक एक मीटिंग एक एक चीज पता हुआ होना चाहिए। फिर मैंने आपको इसमें एक टॉपिक पढ़ाया था, थोड़ा डिफरेंस का टॉपिक था, शरापा करके। शरापा क्या होता है ये मैंने आपको सारा कुछ बताया था। तो जो शरापा है, शरापा कौन है हमारा यहाँ 2022 का 2023 का हमारा जो शरापा कौन है इस टाइम हमारे देश, हमारे जो देश है उसने शरापा किसको चुना हुआ है? अमिताभ कांत जी को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आ सकता है G20 से बहुत बड़ी चांसेस है इसके आने की। शरापा होता क्या है ये भी मैंने आपको समझाया है। शरापा होता क्या है, देखिए जो पूरी साल मीटिंग चलती है ना, अब पूरी साल की मीटिंग में हर बार प्रधानमंत्री या फिर कोई और मिनिस्टर तो जा नहीं सकता। तो क्या होता है, जो सरकार है वो एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती है अपना, जो जाके अपना जो मतलब सरकार का पक्ष है, किसी देश का पक्ष है, वो मीटिंग्स में जाके रखेगा, और वह मीटिंग में क्या क्या बात हुई है, उसमें क्या क्या चीजें कंक्लूजन निकला है, वो आके फिर सरकार को बताएगा, ताकि जब लास्ट में मेन मीटिंग हो ना, तो वहां पे वो सब पॉइंट जो है रखे जा सके सरकार के द्वारा। चाहे प्रधानमंत्री की मीटिंग हो या फिर चाहे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो, लास्ट में जाके सबकी मीटिंग होती है, सब लीडर्स की मीटिंग, उसको लीडर्स मीटिंग बोलते हैं। ओके, तो उसमें क्योंकि जो पहले मीटिंग होती है ना सारी पूरे साल जो होती है, उसमें अलग अलग जो चीजें होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है। ऐसे मतलब अलग अलग कंट्रीज के शरापाज आते हैं, बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं जिनके पास समय होता है ना, न्यूज चैनल वाले आते हैं, ये सब मिलकर आपस में जो अलग अलग, जैसे मैंने आपको एक थिंक टैंक की मीटिंग बताई थी, तो थिंक टैंक की मीटिंग में क्या है, अलग अलग देश के थिंक टैंक आते हैं। बिजनेस की मीटिंग बताई थी, तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं बड़े बड़े, वो आते हैं, है ना। ऐसे मैंने बहुत सारी आपको मीटिंग बता दी है, तो उनमें इनकी सबकी मीटिंग होती है, उनके अंदर जो कंक्लूजन निकलता है वो सब बताया जाता है गवर्नमेंट को आके, और फिर गवर्नमेंट उसके हिसाब से अपना पूरा तैयार करती है कि हमको जो मिनिस्टर्स मीटिंग है उसमें क्या करना है, और उसको फिर मिनिस्टर मीटिंग में उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, और उसको पूरी फिर लास्ट मीटिंग जो होती है उसमें सारा कुछ होता है। तो ये G20 के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपको हर चीज याद रखनी है। अब इस न्यूज पे आ जाते हैं कि जो पेटीएम ने क्यूआर कोड लॉन्च किया है G20 थीम के ऊपर, मतलब G20 के ऊपर, क्योंकि G20 भारत में होने वाला है, तो ये क्यूआर कोड लॉन्च किया है स्पेशली जो है G20 के लिए लॉन्च किया गया है, स्पेशली G20 के लिए। जो क्यूआर कोड है इसमें तीन चीज है। एक तो G20 है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज क्या है, 75वीं जो भारत की आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट हो रही है ना, वो है। दो चीज ये हो गई। तीसरा है आपका डिजी धन मिशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है, क्या? डिजी धन मिशन। अब नाम से समझ पा रहे हो, देखो धन मतलब पैसा, मिशन मतलब जो मिशन है, और डिजी मतलब यहाँ पे डिजिटल। तो जो धन है हमारा, उसको डिजिटल बनाने के लिए जो एक मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चल रहा है। ये भी तो ये जो आपका पेटीएम है, ये भी तो हम जो अपना पैसा है वो डिजिटली ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे को, फोन के द्वारा ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो भी डिजिटली होता है। तो उसी के लिए जो मिशन है हमारा, ताकि ये मिशन क्यों है, डिजी धन मिशन क्यों लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो भी लोग हैं पूरे भारत में वो यूपीआई का इस्तेमाल करें, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखिए हमेशा, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। क्योंकि यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये किसके द्वारा चलते हैं, किसकी मदद से चल रहे हैं सब ये सबकी। ये क्यों हम पैसे ट्रांसफर कर पा रहे हैं सबसे, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका? यूपीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके द्वारा बनाया गया यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके द्वारा ही हम सारा कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब आप गूगल पे वगैरह कुछ भी खोलते हैं, किसी को पेमेंट करते हो, तो क्या कहता है, अपनी यूपीआई आईडी दे दो, या फिर जब आप लॉग इन करते हो तो उसमें आपको यूपीआई आईडी देता है। ये यूपीआई आईडी क्या है, तो वही है यूपीआई। वो जो यूपीआई है वो यही एक पूरा सिस्टम है जिसके द्वारा आप कर पा रहे हो, ट्रांसफर कर पा रहे हो पैसे, ठीक है। देखिए यूपीआई की तो अब इतनी बड़ी मार्केट हो गई है, भारत में तो है ही है, और बहुत सारे देश जैसे फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, है ना, इन सब देशों ने क्या किया है, यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए इतना फेमस हो गया यूपीआई भारत में। अगर आप देखो, भारत में छोटी से छोटी आप किसी चाय की टपरी पे चले जाओ, या कितने से बड़े मॉल में, शोरूम में चले जाओ, आपको पेटीएम, फोन पे या गूगल पे मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये जो स्कैनर्स होंगे वहां लगे होंगे, आप स्कैन करके इसमें पेमेंट कर सकते हो। ऐसा हर किसी देश में नहीं होता है, हर किसी देश में बड़ी बड़ी दुकानों में लगा रहेगा, लेकिन छोटी उन पे नहीं होता है। हम चाहे तो 1 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं, 1 रुपए से लेके 1 लाख 2 लाख तक की पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, किसकी मदद से, यूपीआई की मदद से। तो और धीरे धीरे करके ये जो लास्ट लिमिट है, जैसे मैंने आपको 1 लाख बताई, अभी शायद 1 लाख है, तो धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पेमेंट की जा सके। तो ऐसा जो है हर देश में नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो इतने मतलब लोग जो देखते हैं बाहर के लोग, वो इतने प्रसन्न होते हैं कि इंडिया ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। फ्रांस इसको अपनाने की बात कर रहा है, इसको रशिया अपनाने की बात कर रहा है, और भी बहुत सारे देश इसको अपनाने की बात कर रहे हैं, और आसपास के कई देशों ने तो उसको, जैसे नेपाल हो गया, इन्होंने तो अपनाने की बात मतलब प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो 3 चीज है, क्या क्या, G20 75वीं सालगिरह जो हमारे हो गई है किसकी, आजादी की, और ये जो है आपका ये जो
डिजी डिजी धन मिशन जो है इन तीनों को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए ये जो आपका क्यूआर कोड लाया गया है, किसके द्वारा? पेटीएम के द्वारा। ओके, इसमें क्या होगा, पेटीएम क्या करेगा, ये क्यूआर कोड तो आ गया, इसके बाद क्या करेगा, जो दिल्ली है उसमें पेटीएम जो है रैलीज निकालेगा और उसमें रैलीज के द्वारा लोगों को बताएगा कि आप कैसे पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि आपको कैसे डिजिटली सिस्टम, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसका मोबाइल के द्वारा कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे करना है, कोई थ्रेट है तो उससे कैसे बचना है, थ्रेट मतलब कोई परेशानी है जैसे कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो उससे आपको कैसे बचना है, इन सब के बारे में बताएगा। ये जो अवेयरनेस फैलाई जाएगी किसके द्वारा? पेटीएम के द्वारा। वो ये जो पूरी वो हो रही है ना, पूरी जो अभियान चल रहा है पेटीएम का, उसके लिए चल रहा है। ठीक है, ये पूरी मीटिंग्स की रैली निकाली जाएगी, उसमें बताया जाएगा लोगों को दिल्ली वगैरह में और आसपास के इलाके में, है ना। तो और ये जो आपका, इसीलिए जो क्यूआर कोड है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? साइक्लोन, ये मिट गया, एक मिनट रुक जाइए, मैं लिख देता हूं। साइक्लोन ग्रेबियोर, साइक्लोन ग्रेबियल, क्या है ये? साइक्लोन ग्रेबियल हिट्स न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड आपका एक देश है, कहां पे पड़ता है न्यूजीलैंड? ऑस्ट्रेलिया जहां है, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके थोड़ी सी नीचे पड़ता है आपका, कहां? क्या? न्यूजीलैंड। जैसे अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया बना के दिखा दूं, यहाँ पे ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे पड़ेगा न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये दो आइलैंड में बचा हुआ है न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी क्या है? ऑकलैंड। तो ये जो ये है आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में ये एक क्या आया? साइक्लोन आया। साइक्लोन मतलब हिंदी में वैसे शायद भूचाल बोलते हैं, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन भूचाल इसको शायद बोलते हैं। तो साइक्लोन आया है कहां पे? न्यूजीलैंड में, है ना। और क्या नाम है इसका? गैब्रियल। क्या नाम है? गैब्रियल। देखिए ये जो साइक्लोन होते हैं ना, इनका जो नाम होता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए नाम कैसे रखा जाता है, क्योंकि देखिए अभी वैसे आप लोग जो है वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, है ना, वो तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई यूपीएससी का स्टूडेंट है, यूपीएससी का एस्पिरेंट है, क्योंकि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो यूपीएससी का सीएससी का एग्जाम होता है ना, उसमें आईपीएस आईएएस वाला जो एग्जाम होता है उसमें एक बार पूछा जा चुका है कि जो आपके साइक्लोन होते हैं इनके नाम किस प्रकार रखे जाते हैं, ये नाम रखने का उनका प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो वनडे एग्जाम देते हैं वो भी जान सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग चीज है, कभी आपके एग्जाम में भी आ सकता है, कोई ऐसे पूछ लिया आपसे कि नाम कैसे रखा गया है, कौन रखा है, ऐसे करके पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि अलग अलग रीजन के अलग अलग रीजन के हिसाब से जो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो दुनिया है, अलग अलग रीजन में बटी हुई है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसे करके बटी हुई है ना। जैसे हमारा जो एरिया है, मतलब जहां पे हमारा देश आता है वो कौन सा है? साउथ एशिया रीजन। उसी तरह से ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड और आसपास या छोटे छोटे जो आइलैंड है, फिजी आइलैंड मैंने कल बताया था, और बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओशियाना रीजन। क्या बोलते हैं? ओशियाना रीजन। इसी तरह से जो पूरा देश, जो पूरी दुनिया है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रीजन में बटी हुई है। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होते हैं? देखिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनको बोला जाता है जो पूरे जो आपके सब चीजें होती है ना, बारिश कब पड़ी, साइक्लोन कब आएगा, अर्थक्वेक कैसे आया, कैसे नहीं आया, इन सब चीजों की, मतलब आपका भूकंप होता है ना, कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो या बारिश पड़नी हो, बारिश कैसे पड़ेगी, इन सब चीजों का जो ध्यान रखता है वो होता है आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट तो है हो गया इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। तो फिर कंट्रीज का अलग भी होता है, जैसे इंडिया का खुद का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसी के द्वारा तो हमको बताया जाता है न्यूज चैनल पे, वही तो प्रिडिक्ट करता है कि देखिए अब बारिश हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती। तो हमारे जो न्यूज चैनल है वो लोग बताते हैं जैसे कि जी आज यहाँ पे बारिश हो सकती है, कल यहाँ पे बारिश होने की आशंका है, या हमारे फोन में भी कई बार आता है कि कल को यहाँ पे बारिश होने की आशंका है। कैसे पता चलती है फोन में, या फिर जो न्यूज चैनल वालों को, जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बताता है पहले सुबह को, फिर सबको पता चलता है सुबह को, क्या वो कई दिन पहले प्रिडिक्ट कर देता है। फिर जो जैसे भी स्थिति बन रही होती है ना, क्योंकि स्थिति बनती है जो पूरा आपका जो आपका पूरा पर्यावरण है उसमें स्थिति बनती है, अलग अलग स्थिति के हिसाब से होता है। जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको हर स्थिति बताई जाएगी कि क्या स्थिति कैसे कैसे होती है, तो उसके हिसाब से जो है बारिश पड़ेगी या कैसा मौसम रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, वो रहता है। तो जैसे भारत का अपना एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऐसे पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। तो जैसे इंडिया का डिपार्टमेंट कौन सा है? और है साउथ एशियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसमें कौन कौन से देश आते हैं? उसमें देश आते हैं आपके पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और आपका ये मालदीव, है ना, और भी आसपास का एक आधा देश आता है ना, और भी आसपास का एक आधा देश आता है, जैसे ईरान वगैरह भी शायद इसी में आता है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। लेकिन तो ये भी क्या होता है कि
ये क्या करता है, सब देखो देशों से नाम मांगता रहता है ना, सब देशों से नाम मांगता रहता है। जैसे मैंने जो कंट्री बताई आपको, अब इन्हें मान लो, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव, ये हो गई सारी कंट्री, है ना। ये कंट्री है जो साउथ 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 एशिया में आती है ना, जो साउथ एशिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें ये सारी आती है। अब फिलहाल के लिए मान लीजिए अगर एक आध एक्स्ट्रा आती है तो मैं आपको, चलिए कल आपको बता दूंगा कौन कौन सी आती है। फिलहाल जो हमारा वाला जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है साउथ एशिया वाला, लेकिन फिलहाल आप ये मान लो। अब क्या होगा, मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है साउथ एशिया वाला, सबसे एक एक नाम मांगेगा, है ना। जैसे कोई भूकंप तो आते रहेंगे, भूकंप नहीं सॉरी, ये जो साइक्लोन है ये तो आते रहेंगे, तो भूचाल तो आते रहेंगे, लेकिन ये सबसे नाम कलेक्ट करता रहता है समय समय पे। तो जैसे नाम सबने एक एक नाम दे दिया, सबने एक एक नाम दे दिया, है ना। अब जैसे कोई भूकंप वो आया, भूचाल आया कोई, है ना, देखो अगर छोटा मोटा भूचाल आया तो कोई बात नहीं, उसको नाम तो दिया जाता है, लेकिन उसका नाम दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोई बहुत भयंकर भूकंप आया, वो आया, तूफान आया, तो ये जैसे बहुत भयंकर आया है, तो ऐसे ही कोई बहुत भयंकर वाला तूफान आया, तो जैसे उसका नाम, जो पाकिस्तान ने कोई नाम दिया था, जैसे पाकिस्तान ने ए नाम कुछ दिया था तो उसका नाम ए हो गया, इंडिया ने बी कुछ दिया था तो जो अगला आएगा उसका नाम बी हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर भूटान पे आएंगे, फिर बांग्लादेश पे आएंगे, फिर नेपाल पे आएंगे, फिर आपका मालदीव पे आएंगे, फिर ऐसे घूम जाएगा दोबारा, फिर ऐसे ऐसे आएंगे नाम, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे आएंगे नाम। तो अलग ऐसा नहीं है कि हर बार ए ही नाम देगा पाकिस्तान, अलग अलग नाम देते रहेंगे और फिर ऐसे घूमता रहेगा, आपका रोटेशन बेसिस पे नाम देते रहेंगे, समझ गया, है ना। मान लीजिए एक कंट्री ने एक बार नाम दे दिया, लेकिन वो भूकंप जो है, वो जो आपका भूचाल था या फिर जो भी आपका तूफान है बहुत छोटा सा था, है ना, उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो क्या होगा, उसको हटा दिया जाएगा और उस नाम को दोबारा यूज किया जा सकता है। लेकिन कोई बड़ा नाम किसी को दे दिया, कोई बड़ा भूकंप भूचाल है उसको नाम दे दिया, तो वो नहीं हटता है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे दिया जाता है, ये रोटेशन बेसिस पे कंट्री अपना नाम देती है और फिर उनको रोटेशन बेसिस पे रखने का मौका मिलता है। जैसे कई बार बोला जाता है कि ये आपका भूचाल आया था, ये आपका साइक्लोन आया था, इसका नाम भारत ने दिया है, इसका नाम पाकिस्तान ने दिया था। जैसे तितली नाम का काफी साल पहले आया था, उसका नाम किसने दिया था, पाकिस्तान ने दिया था। तो ऐसे ही करके नाम जो है चलते हैं, ठीक है ना, ये रोटेशन बेसिस पे नाम दिए जाते हैं। आशा करता हूं आपको नाम देने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, ये जो साइक्लोन है कहां पे आया, ये आया न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब न्यूजीलैंड जो साइक्लोन बनते हैं, इनको देखिए दो तरह के साइक्लोन होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, जो हमारा वाला एरिया है ना, जहां पे हम जैसे पृथ्वी है हमारी, ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच में से कटी हुई किससे होती है, मैंने कई बार बताया इक्वेटर से, ठीक है, ये इक्वेटर से कटी हुई होती है। और इसका ये वाला जो 30% तक का एरिया होता है, ये जो एरिया ये जो है 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और ये भी आपका 30 डिग्री हो गया, है ना। तो ये वाला जो एरिया है 30 डिग्री, इनके बीच में जो कंट्रीज आती है ना, वो टॉपिकल कंट्रीज होती है ना। तो ये 30 डिग्री पे क्या चीज है, ये ऊपर है आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है आपकी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इनके बीच में जो कंट्री आती है, इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया जो है, इंडिया के बीच से होकर निकलती है टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है। लेकिन जो भूचाल, ये जो आपका साइक्लोन आता है, ये जो साइक्लोन आपका आता है इंडिया का, ये खाली नीचे नीचे वाले एरिया पे तो आएगा, क्योंकि साइक्लोन को अगर आना है ना तो उसके लिए पानी होना मस्ट है। तो इंडिया के ऊपर वाले इलाके में तो पानी है नहीं, जितना भी टॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, जो कर्क रेखा से ऊपर इंडिया का हिस्सा आता है, उसमें तो ऐसा कोई समुद्र है नहीं, तो वहां पे नहीं आता कभी भी। कहां पे आएगा, आपने उड़ीसा में आता हुआ कई बार सुना होगा। बे ऑफ बंगाल जो है ना, बंगाल की खाड़ी में बहुत ज्यादा आता है ना। अब तो अरेबियन सी में काफी आने लगा है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में तो आता ही रहता है ना। जो समय होता है उसमें आता ही रहता है, जो टाइम होता है इसका आने का, ये मई जून के आसपास यहाँ पे आता ही रहता है ना। वो गर्मी होती है उसकी वजह से आता है, मैं भी आपको बताऊं कैसे कैसे आता है। तो यहाँ जो बनता है ना, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस 30 डिग्री से लेकर ऊपर वाली 30 डिग्री के बीच में जो बनता है वो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और कभी भी यहाँ पे इक्वेटर पे कभी नहीं बनता, इक्वेटर पे कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, एक फोर्स होती है, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कोरोलोसिस फोर्स। कोरोलोसिस फोर्स क्या होती है, जो अर्थ घूमती है ना, जो अर्थ हमारी एक एक्सिस पे से घूमती है, चारों तरफ रोटेशन करती है, वो जो फोर्स होती है, वो जो उसको घुमाती है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोलोसिस फोर्स। तो कोरोलोसिस फोर्स का होना जरूरी है, क्योंकि जो आपका ये साइक्लोन होता है, ये जो आपका साइक्लोन होता है, ये भी तो घूमता ही है ना। तो ये किसकी वजह से घूमता है, ये घूमता क्यों है, वरना तो सीधा सीधा भी आ सकता था, लेकिन ये घूमता है। घूमता क्यों है, ये कोरोलोसिस फोर्स की वजह से घूमता है। जैसे पृथ्वी घूमती है उसी के हिसाब से घूमता है, लेकिन जो कोरोलोसिस फोर्स होती है ना, वो इक्वेटर पे 0 होती है। इस वजह से इक्वेटर पे कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका बनेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये समझिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए क्या क्या चीजें होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए होनी चाहिए। क्या क्या, देखिए पहली रिक्वायरमेंट है, जो आपका टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। जो इसका टेम्परेचर है, मतलब इतनी गर्मी होनी चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दूसरी चीज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर होनी चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर होनी चाहिए। जब तो जो हमने हमेशा क्या सुना है, जो आपका साइक्लोन जो भी है, साइक्लोन बनता है कैसे, जो भूचाल बनता है कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें से बन के आ रहा है,
है ना। फिर भारत की जब धरती पे आ जाता है थोड़े समय बाद खत्म हो जाता है। ओडिशा का कोई हिस्सा जो है थोड़ा सा तबाह करके खत्म हो गया, विशाखापट्टनम का कोई एरिया या तमिलनाडु का कोई एरिया थोड़ा सा तबाह करके खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहां जब से धरती पे आता है ना, तो जब तक उसके अंदर पानी रहता है जब तक वो चलता है, और जैसे पानी की सप्लाई खत्म होती है वो खत्म हो जाता है। तो पानी की सप्लाई कंटिन्यूस होनी बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज क्या है, मैं पानी लिखी डब्ल्यू लिख देता हूँ, वाटर वाटर मतलब पानी की सप्लाई होनी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज कोरोलिसिस फोर्स जो मैंने आपको बताई, जो उसको घुमाने का काम करती है ना, वो कोरोलिसिस फोर्स होती है। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो होता है ना हमारा जो ये पृथ्वी है, ये जो आपका इक्वेटर है इससे दो हिस्सों में डिवाइड होती है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कभी भी अगर कोई साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, देखिए हमारी घड़ी कैसे घूमती है, जैसे मान लीजिए घड़ी है ना, तो ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो घड़ी कैसे घूमेगी, घड़ी ऐसे घूमेगी ना, यूं करके घूमती है ना घड़ी, यूं। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज। पर अगर यही जो है आपका ऐसे घूमने लगे, 12 3 6 9, अगर ये जो है ऐसे घूमने लगे, यूं उल्टा घूमने लगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी भी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा आपका साइक्लोन, ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा घूमेगा, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा ये कहां घूमेगा, ये हमेशा घूमेगा क्लॉकवाइज। तो ये जो आपका साइक्लोन आया है, ये जो साइक्लोन है ये भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो न्यूजीलैंड में आया है। तो न्यूजीलैंड आपका कहां पे आता है, न्यूजीलैंड आपका आता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहां पे आता है न्यूजीलैंड, यहां पे है ना, ये न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो न्यूजीलैंड कहां आता है आपका, न्यूजीलैंड आपका आता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो याद रखिएगा ये जो साइक्लोन है ना, ये गैब्रियल जो साइक्लोन है, ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। जिस तरह से जो आपकी घड़ी होती है उसके हाथ घूमते हैं, उसके हैंड्स घूमते हैं ना, उसी जो उसकी सुई होती है वो घूमती है, उस तरीके को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका क्लॉकवाइज। तो ये जो साइक्लोन होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो यहाँ पे आएगा, न्यूजीलैंड में आया है, वो आपका क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ गया? तो ये मैंने साइक्लोन के बारे में आपको सारा कुछ समझा दिया। इस साइक्लोन के बारे में एक बात और समझ लीजिए, जान लीजिए आप, देखिए साइक्लोन को ना इनकी स्पीड के हिसाब से कि कितनी स्पीड से कितनी रफ्तार से चल रहे हैं, ये घूमते हैं, कितनी रफ्तार से चल रहे हैं, कितनी रफ्तार से ऐसे घूम रहे हैं, कितनी रफ्तार से आगे जा रहे हैं, है ना। जितनी रफ्तार से ऐसे घूमेंगे उतनी तबाही मचाएंगे, जितनी रफ्तार से आगे जाएंगे उतनी तबाही मचाएंगे। तो ये जो रफ्तार होती है ना, इसके हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो जितनी तेज रफ्तार होगी उतना जो भयंकर होगा ये, जितना ही खतरनाक होगा ये। तो ये यहाँ पे जो आया है ना, इसको ग्रेड 3 की उसमें नापा गया है। ये टोटल 5 होती है ना, सबसे कम पहली, दूसरी उससे ज्यादा, तीसरी उससे ज्यादा, चौथी उससे ज्यादा, पांचवी सबसे ज्यादा। तो ये समझ लो आप तीसरी पे ही ना बहुत भयंकर तबाही होने लगती है। तो ये जो आया है ना, ये आपका तीसरी कैटेगरी में बांटा गया है। अगर इसकी स्पीड की बात करूं ना, इसकी स्पीड क्या है, जो यहाँ पे आया है इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है आपकी 119 किलोमीटर से लेके 119 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेके 157 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है। समझ रहे आप, इतनी स्पीड से घूम रहा है। अब इतनी स्पीड से कोई तूफान घूम रहा है, उसमें कोई आदमी आ जाए, कोई बिल्डिंग आ जाए, कुछ गैस सबको तबाह करते हुए चला जाएगा। तो इसी वजह से इसको तीसरी कैटेगरी में डाला गया। तो आप सोचिए 5वीं कैटेगरी तक स्पीड कितनी बढ़ जाती होगी, तो इसको तीसरी कैटेगरी में डाला गया। ये जो साइक्लोन कहां पे है, न्यूजीलैंड में जो है साइक्लोन ग्रेवियल, ये नाम याद रखिएगा इसका, साइक्लोन ग्रेवियल, ठीक है, इस साइक्लोन का नाम याद रखिएगा। देखिए अगर नाम लेने में थोड़ी कुछ मतलब आपको लग रहा हो मैं गलत नाम ले रहा हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, आप देख लीजिएगा, अगर गलत है मुझे भी बता दीजिएगा कि गलत है। गैस यही होना चाहिए इसकी, वो तो प्रोनाउंसिएशन तो गैब्रियल ही होगा, गैब्रियल ही होगा, गैब्रियल ये इसका नाम, ठीक है, यही है मेरे हिसाब से, यही होगा गैब्रियल, ठीक है। तो ये साइक्लोन गैब्रियल आया है कहां पे, न्यूजीलैंड में। इसके बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, और कैसे कैसे बनते हैं ये बता दिया। एक मैंने क्या बताया था, दूसरा आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बताया था, वो कौन से होते हैं, जो इस 30 डिग्री से ऊपर यहाँ इस एरिया में बनते हैं। ये जो एरिया ना, ये वाला जो एरिया यहाँ पे बनते हैं, इनका बनने का तरीका अलग होता है। उसमें जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो इनको ही बताएंगे, उसमें फ्रंट्स के हिसाब से बनते हैं, जो आपका हॉट फ्रंट हो गया और कोल्ड फ्रंट हो गया, इसके हिसाब से बनते हैं। उसमें पानी का कोई मतलब नहीं होता, उसमें पानी की जरूरत नहीं होती, उसमें जितनी ज्यादा जमीन होगी उतना उसको फायदा होगा, इसमें जितना ज्यादा पानी होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन में इतना इसको फायदा होगा, ठीक है। दो चीजें और जान लीजिए, जो साइक्लोन होते हैं ना, इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे ये इंडिया वाला जो इलाका है, यहाँ पे इनको साइक्लोन कहते हैं, है ना, इंडिया वाले इलाके में इनको क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। जो यूएस वाला इलाका है, फिर चाइना वाला इलाका है, चाइना में या यूएस में, जापान नहीं चाइना, यूएस में, चाइना में अलग कहते हैं, यूएस में इनको हरिकेन्स कहते हैं। आप कभी यूएस की न्यूज पढ़ोगे और वहां पे मतलब भूचाल आया होगा ना, साइक्लोन आया होगा, तो वहां उनकी न्यूज में लिखा होगा हरिकेन, उनको हरिकेन कहते हैं। चाइना में और जापान में क्या कहते हैं, वो कहते हैं टाइफून, क्या कहते हैं, टाइफून। इंडिया में साइक्लोन, चाइना में टाइफून, और जो आपका ये है, ये जो इलाका है आपका यूएस वाला, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं हरिकेन्स। और ये जो यूएस, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं। एक मिनट, बिलीबिली कहते हैं, मैं कंफर्म कर लूं एक बार। ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपका
हाँ विली विली कहते हैं, क्या कहते हैं, विली विली, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, समझ गया। तो ये मैंने सारे नाम भी बता दिए जो साइक्लोन अलग अलग नाम से बोले जाते हैं। चलिए आज की लास्ट न्यूज देखते हैं, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। लास्ट न्यूज क्या है, यूएस सेंड्स F-35 फाइटर जेट टू इंडिया। तो यूएस का जो F-35 फाइटर जेट है ये इंडिया के लिए रवाना किया है, मतलब इंडिया में भेज दिया है किसने, यूएसए ने, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएस भी लिख देते हैं, पर यूएसए भी बोल सकते हैं आप, क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए ने अपना जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर जेट है, सॉरी एयरक्राफ्ट नहीं फाइटर जेट है, कौन सा, F-35, इसको इंडिया के लिए भेज दिया, इंडिया के लिए, इंडिया में भेज दिया है। क्यों भेजा है, F-35 को ही क्यों भेजा है, क्या रीजन है, और इंडिया में क्यों भेजा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, अभी बने रहिए यहाँ पे। ये जो F-35 है ना, इसको अभी तक का दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे मतलब एडवांस का मतलब सबसे ज्यादा जो, जिसमें सबसे ज्यादा फीचर्स है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी यूज करी गई, सबसे ज्यादा ऊपर आता है ना फीचर्स के मामले में, जो सबसे ज्यादा एडवांस है, सबसे ज्यादा ऊपर आता है आपका क्या, एयर जो फाइटर जेट है वो है आपका F-35। ये दुनिया का सबसे मतलब सबसे एडवांस वो है आपका, सबसे एडवांस फाइटर जेट है जो यूएसए के द्वारा बनाया गया है। अब इसमें ऐसे क्या क्या फीचर है जो इसको एडवांस बोला जा रहा है, बाकी सबसे एडवांस बोला जा रहा है, देखिए इसको बोला जाता है फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन इसको बोला जा रहा है। अभी तक जितने भी आपके फाइटर जेट्स होते हैं ना, इनको अलग अलग जनरेशन के हिसाब से बांटा जाता है। जनरेशन के हिसाब से कैसे, अलग अलग जनरेशन कैसे, अलग अलग जनरेशन का मतलब है अलग अलग जो मतलब इनमें फीचर जैसे बढ़ते बढ़ते चले गए। फर्स्ट जनरेशन जो पहला बना होगा, उसके बाद थोड़े से फीचर बहुत सारे बड़े होंगे, मतलब फीचर्स बड़े होंगे, सेकंड जनरेशन, फिर कुछ फीचर्स बड़े होंगे, थर्ड, फिर फोर्थ, और अब फिफ्थ जनरेशन है। तो इस टाइम पे जो लेटेस्ट चल रहा है ना, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन हर किसी के पास नहीं है, यूएसए के पास है F-35, यूएस रशिया के पास है, रशिया के पास कौन सा है आपका F-57। मैंने इसके बारे में आपको अभी बताया था कुछ दिन पहले, पूरी न्यूज समझाई थी F-57 की भी, और F-75 की भी बताई थी। F-75 जो है इसको इसके साथ में, इंडिया के साथ में बनाने के लिए F-75 को रशिया ने प्रपोजल दिया है कि आप हमारे साथ एक जॉइंट वेंचर लगाओ, और ये जो है हम आपकी कंट्री में, आपके देश में, भारत में बनाएंगे F-75, ठीक है। तो ये जो है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इंडिया के पास सबसे जो ऊंचा एयरक्राफ्ट है, जो इंडिया के पास है, जो एयरक्राफ्ट नहीं सॉरी फाइटर जेट है ना, जो अगर मैं एयरक्राफ्ट बोल रहा हूँ ना, कहीं पे गलती से बोल फ्लो में निकल जाए तो आप याद रखिएगा, जहां पे एयरक्राफ्ट बोल रहा हूँ वहां पे फाइटर जेट बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो जो फाइटर जेट है ना, जो फाइटर जेट इंडिया के पास सबसे टॉप जनरेशन का, वो कौन सी का है, ये है जो हमने अभी कुछ साल पहले राफेल खरीदा था। राफेल खरीदा था ना फ्रांस से, डसॉल्ट राफेल, वो जो खरीदा था हमने, वो है आपका 4.5 जनरेशन का, है ना। अब ये जनरेशन जो होती है किसके ऊपर डिसाइड होती है, मैंने बता दिया, फीचर्स के ऊपर डिसाइड होती है। बेसिकली एक फीचर होता है स्टेल्थ का फीचर, स्टेल्थ का फीचर होता है। अभी स्टेल्थ का फीचर क्या होता है, इसी के ऊपर ज्यादातर जो है वो होती है, डिवाइड होती है जनरेशन। अभी स्टेल्थ का फीचर क्या है, स्टेल्थ का फीचर क्या है, स्टेल्थ क्या होता है, देखो कोई भी हवा में उड़ रहा है, कोई रॉकेट उड़ रहा है, कोई आपकी मिसाइल उड़ रही है, या जो आपके एरोप्लेन उड़ रहे हैं जो कमर्शियल एरोप्लेन होते हैं, जो फ्लाइट्स होती है जिनमें हम सब इधर उधर जाते हैं, वो हो गए, या फिर फाइटर जेट हो गए, तो इन सबको किसके द्वारा चेक किया जाता है, कहां पे है ये, रडार के द्वारा। रडार एक डिवाइस होती है, उसके द्वारा चेक किया जाता है। लेकिन जो स्टेल्थ फीचर होता है ना, ये आपको रडार आपको पकड़ ना पाए, इस चीज से आपको बचाता है। ये जो स्टेल्थ फीचर जितना अच्छा होगा, उतना ही आप कितनी मजबूत रडार हो, उससे आप बच पाओगे। जितना मजबूत आपका स्टेल्थ फीचर होगा, उतना ही आप रडार से बच सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका स्टेल्थ फीचर कितना मजबूत है, या रडार कितनी मजबूत है, वो उन चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये स्टेल्थ फीचर है, आपको रडार में आने से बचाता है। और रडार में आने से क्यों बचना चाहेगा कोई भी जो जेट है, जो फाइटर जेट, क्यों बचना चाहेगा, जैसे मान लीजिए लड़ाई हो रही है, कोई युद्ध चल रहा है ना, और किसी को, हमको जाके पाकिस्तान के ऊपर कहीं पे हमला करना है, तो हमारा जो उन्होंने भी रडार लगा रखी होंगी ना बॉर्डर पे, कोई भी इनका फाइटर जेट आएगा उसको धैर्य से उड़ा देंगे मिसाइल से। तो हमारा जो फाइटर जेट है वो रडार में ना आए, इस वजह से स्टेल्थ फीचर की जरूरत पड़ती है, ताकि उनकी जो रडार है बताए ना कि इंडिया का कोई फाइटर जेट आ रहा है, और हम सीधे जाके उड़ा के और वापस आ जाए अपना। समझ रहे हो आप, जो हमने यूज किया था आपका जब बालाकोट स्ट्राइक की थी, है ना, बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी ना, 26 फरवरी को आने वाले 26 फरवरी, आज ही के दिन, आज का दिन वो है ब्लैक डे जिसको बनाते हैं 14 फरवरी। इस चीज के लिए जो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान थे, वो आज के दिन शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जो आतंकवादियों ने हमला कर दिया था ना, तो पुलवामा में। तो उसके बाद जब हमारी जो एयरफोर्स है उसने अटैक किया था, तो बालाकोट स्ट्राइक बोलते हैं उसको, तो उसमें हमने क्या किया था, हम अपने मिराज 200 लेके गए थे,
है ना, मिराज 2000, मिराज 2000 लेके गए थे, मिराज 2000 मतलब मिराज 2000, और वहां पे अटैक करके आए थे। तो जब तक क्या था, पाकिस्तान ने अपनी जो रडार उसको लॉन्च नहीं किया था, तब तक हम जाके वापस भी आ गए थे, इतना ढीला काम है पाकिस्तान का। पर चले वो सब छोड़िए, तो हमको तो ये रडार जो होती है ना, इस रडार में आने से बच सके, इस चीज के लिए स्टेल्थ फीचर जो है यूज होता है। तो आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा जो तगड़ा स्टेल्थ फीचर है ना, वो किसके पास है, वो है आपका F-35 के पास, जो बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग देखिए ये भी बोलते हैं कि जो S-400 है, जो हमने रशिया से खरीदा है, वो जो मिसाइल, वो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो जो है उसकी रडार में आ जाता है ये। लेकिन कभी टेस्ट नहीं हुए, क्योंकि क्यों नहीं हुए टेस्ट कभी, क्योंकि देखिए इंडिया के पास F-35 नहीं है, जो इंडिया अपनी रडार से उसको S-400 से चेक कर ले, है ना। रशिया, इंडिया जो आपका ये है ना, यूएसए, ये कुछ ही कंट्री को इन्होंने F-35 बेचा है, जैसे कनाडा वगैरह को, या एक आध कंट्री को और को बेचा है। अभी तो इंडिया को नहीं बेचा। हालांकि अब इंडिया को बेचने की बात हो रही है इनकी, इंडिया को बेचने की क्यों हो रही है वही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए रशिया के और यूएसए के रिश्ते अच्छे हैं नहीं, तो उन दोनों के जो आपस में वो है वो चेक भी नहीं हो पाते, है ना। अब इंडिया में आएगा तो इंडिया में शायद चेक हो जाए कि जो ये S-400 पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, S-400 की जो आपकी वो है, आपकी रडार है, वो पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी F-35 फाइटर जेट को। तो अब क्या हुआ है, जैसे ही देखिए, जो रशिया ने, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया आपको, ऑफर दिया था F-75 का। ये F-75 क्या है, ये भी 5th जनरेशन का है, और रशिया के पास ऑलरेडी F-57 है, लेकिन F-75 क्या है, ये भी 5th जनरेशन का है। तो जैसे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यूएसए ने इंडिया को एक ऑफर दिया कि हमारी एक कंपनी है जी इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, उसकी वो जो है इंजन बनाती है एयरक्राफ्ट के। तो जो हमारे यहाँ पे जो हमारा राफेल है ना, राफेल नहीं सॉरी, जो हमारा तेजस है, उसमें जो इंजन लगते हैं वो उसी कंपनी के बनते हैं। तो वो कंपनी ने क्या सिफारिश किया अपनी उससे, यूएस की गवर्नमेंट से, कि हम जो है इंडिया में ज्वाइंट वेंचर खोलना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को हम सिखा सकें कि कैसे बनता है इंजन। तो इंजन फिर हमारे यहाँ बनेगा, तो हम अपने यहाँ बना के कभी भी अपने उसमें डाल सकते हैं, हमारा जो फाइटर जेट है ना। तो वो जो उन्होंने जैसे ऑफर दिया इंडिया में आने का, तुरंत से ही रशिया ने ऑफर दिया किस चीज का, कि F-75 हमारे साथ मिलकर बना लो। जैसे ही रशिया ने ऑफर दिया F-75 का, ऐसे ही यूएसए ने अपना F-35 भेज दिया। कहां पे, एफ नहीं है ये, सॉरी ये तो मिस्टेक हो गई, जो आपका रशिया का है वो एफ नहीं हो, SU है, सुखोई, सुखोई कंपनी का नाम है, वो Su-57 और Su-75 है। FF चल रहा था ना, उसी वजह से गड़बड़ हो गई, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। कि SU मतलब सुखोई 57 और सुखोई 75 है। इंडिया के पास इस टाइम पे इंडिया एक सुखोई यूज करता है, सुखोई 35 यूज करता है अपनी, हमारी जो एयरफोर्स है। तो वही वाली सुखोई है, कंपनी है, उसी का 35 हम ऑलरेडी यूज करते हैं, उसका 57 है और उसका 75 है, ठीक है। और जो ये F सीरीज है ना, ये आपकी किसकी चलती है, यूएसए की। जैसे पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, मतलब सबसे जो उनका एडवांस है, वो कौन सा है, F-16, वो इसी का जो है, इसी का नीचे वाला है, तो इसी के जस्ट नीचे वाला नहीं है, इसके नीचे तो F-22 भी है और भी है, लेकिन वो इन्हीं के जो नीचे वाली सीरीज है कोई, वो है F-16, ठीक है। तो F-16 को तो कई बार अपग्रेड किया हुआ है यूएसए ने। तो इस वजह से क्या है, यूएसए ने भेजा है, लेकिन दो वजह से भेजा है। दो वजह क्या है, एक तो मैंने आपको बता दी रशिया वाली बात की वजह से। दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह है कि यूएस चाहता है कि ये जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, ये जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, कौन से फाइटर जेट्स, ये जो आपके F-35 फाइटर जेट है, इनको इंडिया खरीद ले। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके आया यूएसए, यहाँ पे दिखाना चाहता है, क्योंकि देखिए F-35 की इतनी बात हो रही है ना, इसका एक फीचर मैंने आपको बता दिया, स्टेल्थ फीचर बहुत ज्यादा मजबूत है। इसके अंदर एक और खासियत है, ये जो है क्या करता है, ये वर्टिकल लिफ्टिंग करता है, नहीं सॉरी, वर्टिकल लैंडिंग करता है। वर्टिकल लैंडिंग क्या होती है कि मान लीजिए किसी एरोप्लेन को या किसी फाइटर जेट को उड़ना है, तो कैसे उड़ेगा, ऐसे आके और यूं उड़ेगा, यूं, है ना, और उतरना है तो ऐसे आएगा, और सरफेस पे आके ऐसे उतरेगा, ऐसे होता है ना, और यहाँ से रनवे पे चल के फिर ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो F-35 है, ये कैसे उतरता है, ये वर्टिकल लैंडिंग करता है, जैसे ये जमीन है ये, तो ये सीधा ऐसे आके यूं उतर जाएगा, यूं ऐसे उतर जाता है, ठीक है। और इसको टेक ऑफ करने में भी ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, टेक ऑफ में भी बहुत थोड़ी सी जगह में कर जाता है, ये भी इसका एक फीचर है। और जो बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल है यूएसए की, सबसे जो बड़ी बड़ी मिसाइल है, सब मिसाइल को यूज करता है F-35, ठीक है। ये इसके कुछ फीचर हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये यूएस इसको इंडिया में इसलिए लेकर आया है। इंडिया में लाया क्यों है ये तो बताना ही भूल गया। इंडिया में इस टाइम पे एरो इंडिया चल रहा है, एरो इंडिया का पूरा जो फंक्शन चलता है इंडिया का, वो इसमें इंडिया क्या करता है, अलग अलग देश और अलग अलग देशों से जो एयरफोर्स होती है, या जो फाइटर जेट होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो इंडिया में आके ये पूरा प्रदर्शन दिखाते हैं, गेम्स चलते हैं एक तरह से। ये जो है एयरफोर्स के गेम चलते हैं, उसमें दिखाते हैं, इंडिया भी अपने 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 जो वो होते हैं उनको उड़ाती है, जो भी एयरक्राफ्ट और ये सब जो होंगे फाइटर जेट होते हैं, ये पूरा चलता है। वो इस टाइम पे 2023 का बेंगलोर में चल रहा है। कहां पे चल रहा है, बेंगलोर में, एरो इंडिया, एरो इंडिया 2023 चल रहा है। कहां पे, बेंगलोर में चल रहा है ना। और इसकी थीम भी याद रखो, थीम क्या है एरो इंडिया 2023 की, एरो इंडिया 2023 की थीम है आपकी, एरो इंडिया 2023 की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज,
बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये याद रखिएगा, ये थीम जरूर याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। एरो इंडिया 2023 चल रहा है, इसकी थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो एरो इंडिया चल रहा है, इसमें ये जो है एयरक्राफ्ट इंडिया में आए हैं F-35। तो एक तो मैंने बता दिया रशिया का एंगल, दूसरा चाइना का भी एंगल है, चाइना को भी दिखाने के लिए कि देखो हम इंडिया के साथ खड़े हैं, हम अपने फाइटर जेट तक जो सबसे हमारे एडवांस फाइटर जेट है वो भी हमने भेज दिए, तो इंडिया के साथ कुछ मत करना। मतलब कुल मिला के यूएस में बताना चाह रहा है कि हम जो है सबसे बड़े हैं और हम इंडिया के ऊपर हमने हाथ रख दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते इंडिया, कुल मिला के। तो दो तो ये हो गया रशिया वाला फैक्टर, चाइना वाला फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है कि जो बेचना चाहता है यूएस कहां पे? इंडिया को। देखिए इंडिया अपना खुद का एक वो बना रहा है, क्या? इंडिया अपना खुद का एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, ठीक है। क्या नाम है उसका जो इंडिया बना रहा है? उसका नाम है आपका, जो इंडिया बना रहा है, AMCA। क्या है? AMCA। जो इंडिया अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, AMCA क्या है? AMCA है आपका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्या? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का फिफ्थ जनरेशन बन रहा है, तो अभी ये प्रोसेसिंग में है। तो यूएस क्या सोच रहा है कि अगर मान लो इंडिया का किसी वजह से सही से नहीं बन पाया, देखिए 2024 तक आशंका है ये बन के तैयार हो जाए या फिर कुछ ना कुछ बढ़िया अपडेट इसके बारे में आए, तो ये फिफ्थ जनरेशन इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है जो एयरक्राफ्ट है ना। एयरक्राफ्ट मतलब फाइटर जेट है। तो यूएसए क्या कोशिश कर रहा है कि अगर किसी वजह से इंडिया का अच्छा ना बन पाए तो इंडिया हमारा खरीद ले, ठीक है। ये जो तीन रीजन है इसकी वजह से यूएस जो है यहाँ लेके आया है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आपने बोर्ड देख लिया होगा और आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया। मैंने पूरी कोशिश करी आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके खाली पूछना है, समझाने का काम मेरा, मैं इसीलिए आपको खड़ा हूं ताकि आपको सारा कुछ समझा सकूं। तो आपको पूछना पड़ेगा, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे यही पूछ लेता कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, पर अभी आप मेरे सामने नहीं हो तो आपको क्या है मुझसे पूछना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको या तो कल सुबह जो 15 फरवरी की जो मॉर्निंग की करंट अपडेट्स की वीडियो गया तो उसमें, वरना जो कल शाम की इवनिंग की 15 फरवरी की वीडियो होगी करंट अपडेट की, उसमें आपको जो भी आपकी परेशानी होगी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो जरूर पूछिएगा, बिना किसी फिक्र के बेफिक्र होकर पूछ सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। और हमको जो हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम बहुत मेहनत से जो है काम कर सकें और सारे सब्जेक्ट के लिए टीचर भी जा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह की करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।